बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन आपको अपने चैनल एनटीएस टेस्ट गाइड में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में फिजिक्स लेक्चरशिप के लिए जो बीपीएस 17 के लिए था। यह टेस्ट ये हो चुका है 7 अक्टूबर 2020 को। तो ये टेस्ट जो है लेटेस्ट टेस्ट है लेक्चरशिप फिजिक्स के लिए। तो अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो से बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आप इससे हेल्प ले सकते हो। इससे क्वेश्चन इस तरह है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे आइडिया ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हम इस तरह हम आपको क्वेश्चन बताइए वही इस पेपर का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन इस तरह होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि लेक्चरशिप के टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन को। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं 0.6 इलैंग द एक्स यूनिट वेक्टर, जबकि 0.1 इलैंग द वाई यूनिट वेक्टर, जबकि p इलैंग द z यूनिट वेक्टर। यहाँ पर थोड़ी सी जब राइटिंग मैं कर रहा था तो इसमें थोड़ी सी गलती हुई है। तो आपने इस तरह करना है कि यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है ये x नहीं होना चाहिए, ये i होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये j होना चाहिए, यहाँ पर ये के। तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक्स भी लिखता था तो यहाँ पर कैप होना चाहिए था। तो रिमेंबर ये एक यूनिट वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड और एक्स वाई जेड एक्स वाई जबकि के ये इलॉन्ग द एक्स वाई जेड की यूनिट वेक्टर है। तो ये एक यूनिट वेक्टर है। अब आप इस तरह करना है कि इसके यहाँ पर जो पी अननोन है इसको मालूम करना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस तरह क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हो। तो आपने इस तरह करना है कि ये वही यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर जिसकी जो इलॉन्ग द एक्स वाई जेड मैग्नीट्यूड गिवन है। आपने इस तरह करना है कि इसके अगर पी को मालूम करना चाहते हैं तो आपने इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। अब इसका मैग्नीट्यूड हो जाए इलॉन्ग द एक्स स्क्वायर, इलॉन्ग द वाई स्क्वायर, इलॉन्ग द जेड स्क्वायर। अब इसके बाद इसको ऐड कर दो, अंडर कर दो, ये होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब चूंकि ये पर यह जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर 1 इस साइड पर जो राइट हैंड साइड पर 1 है इसीलिए है। अब अपने इसका स्क्वायर लेना, इसका स्क्वायर लेना, फिर इसको ऐड करना है तो आपका रिजल्ट होगा 1। अब इसको स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर लेने के बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा p 0.52 p स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपने इस तरह करना है कि पीस को जस्ट वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, अपने सिंपल कैलकुलेशन कहता है इसको सॉल्व करना है। तो पी इक्वल टू 0.692 अंडर रूट लेना है, तो यहाँ पर रिजल्ट होगा 0.692। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं काइनेटिक एनर्जी 550 जॉल्स। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये है 550 जॉल, जबकि मास ऑफ द बॉडी आल्सो गिवन है जो 20 kg है। अब आपने इस तरह करना है कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करना है। अब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो? तो ये भी वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। इस तरह है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 550 जूल, जबकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 20 kg। अब काइनेटिक एनर्जी जो आप एम स्क्वायर, तो आपने इसको जस्ट वेरी सिंपल कैलकुलेशन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन, क्योंकि अब अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो ये कैलकुलेशन वेरी सिंपल है। तो वी स्क्वायर 55 और तब फिर इसमें यहाँ पर अंडर रूट लेना होगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा वी। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं बाउंड सिस्टम मीन। बाउंड सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए कहते हैं लेस देन 0 होगा, पार्टिकल की एनर्जी लेस देन 0 होगा तो ये बाउंड सिस्टम का। अगर पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन 0 होगा, अगर पार्टिकल की एनर्जी इक्वल टू 0 होगा। तो ये नोट करना कि ये जो चौथा ऑप्शन था वो इस तरह था कि 11-20, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ई इज लेस देन 0। द पार्टिकल एनर्जी, अगर ई जो एनर्जी होगा वो लेस देन 0 नेगेटिव होगा तो ये सिस्टम बाउंड होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन शील्ड, इसकी एनर्जी -14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो वो बाउंड सिस्टम है। जो बाउंड सिस्टम की जो एनर्जी लेवल होते हैं वो होते हैं डिस्क्रीट। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं अ de Broglie पार्टिकल है एनर्जी ई। अगर एक de Broglie पार्टिकल है जिसकी एनर्जी ई है तो इसके जो वेवलेंथ होते हैं OH डिवाइड बाई फी के बराबर होता है, फी मोमेंटम होता है। अगर हम इस तरह करते हैं कि ई इज रिड्यूस, अगर हम इसकी जो एनर्जी है उसको रिड्यूस करते हैं E/4 को, देन de Broglie वेवलेंथ किसकी बराबर होगी और कितना रिड्यूस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप इस तरह क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हो।
तो ये है वही क्वेश्चन। अगर डी ब्रागली वैलेंथ हमारे साथ बराबर हो तो इस तरह के हम इसको अरेंज कर सकते हैं, और इसके बाद 2O2 इस तरह लिख दिया कि यहाँ पर हाफ MeV ये काइनेटिक एनर्जी, इसको हम एनर्जी कहते हैं। जबकि अगर इस एनर्जी को हम E/4 कर दें तो इसका वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा प्राइम H डिवाइड बाई 2E/4, 4 H डिवाइड बाई 2E, ये 4 इस साइड हो जाएगा, अब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। जबकि ये ओरिजिनल जो वेवलेंथ है वो यही है, तो आपने इस तरह करना है कि ये इसकी जगह पुट कर दे, तो आपका रिजल्ट होगा 4 लैम्डा। इट मीन आपका जो वेवलेंथ होगा लैम्डा प्राइम अब होगा 4 टाइम ऑफ इनिशियल वेवलेंथ, ये इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस n इज इक्वल टू 5। ये न्यू होता है और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर अगर n इज इक्वल टू 5 है, द रेफ्रिजरेटर हैज इनसाइड टेंपरेचर। अगर इनसाइड टेंपरेचर क्या है 20 डिग्री से, देन फाइनल टेंपरेचर आउटसाइड या द एनवायरनमेंट टेंपरेचर अपने उसको मालूम करना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हो। तो ये इस तरह है कि रेफ्रिजरेटर जो इस तरह करते हैं कि जो सिंक होता है इससे हीट निकालते हैं, इससे हीट एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट में, इसको एनवायरनमेंट को देते हैं। तो अगर हम W वर्क कर दे, एक इंजन अगर W वर्क करते हैं एक सिंक पर, इससे हीट निकालते हैं Q2, तो ये ऐड करते हैं टेम्परेचर T1 जो सोर्स एक्चुअली हीट सोर्स है, यहाँ पर T1 है, तो यहाँ पर जो Q1 हीट हो जाएगा वो W प्लस Q2 हो जाएगा। इसी वजह से इन दोनों के एडिशन से Q1 हो जाएगा। अब आपने सर करना है कि इफिशिएंसी हमारे साथ इक्वल होता है या परफॉर्मेंस बराबर होते हैं आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। यहाँ पर आउटपुट क्या है Q2 निकालना है, जबकि इनपुट क्या है ये W है। तो Q2 डिवाइड बाई यहाँ पर सर W हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2, अब सिंपल कैलकुलेशन है Q1 बाई Q2, यहाँ पर जस्ट अपने डिवाइड करना है Q2 से। इसकी बात ये Q1 बाई Q2 इज इक्वल होता है T1 डिवाइड बाई T2 की, वेरी सिंपल। तो ये फार्मूला होगा अब इफिशिएंसी के लिए या परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर के लिए। अब अगर इफिशिएंसी 5 है और जब टेम्परेचर T2 जो एक्चुअली सिंक का टेम्परेचर है, इनसाइड टेम्परेचर है, तो ये 20 है, T1 माइनस T2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर ये 20 है। आपने इस तरह जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपका रिजल्ट होगा 24 डिग्री C। तो 24 डिग्री C इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 6. Question number 6 is disintegration energy release per nucleon in uranium 235 reaction. अगर यूरेनियम 235 का रिएक्शन जो क्रिप्टॉन और जो टर्मिनल बनते हैं, अगर ये इसमें फिशन रिएक्शन होते हैं तो इसमें पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी रिलीज होते हैं। तो आपको ये मालूम है कि टोटल एनर्जी जो रिलीज होते हैं वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, जबकि टोटल जो न्यूक्लियन हो 235 है। तो आप सिंपल इसको डिवाइड कर दें तो आपका रिजल्ट होगा 0.85 MeV जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पर न्यूक्लियन है यूरेनियम रिएक्शन फिशन रिएक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज इन यूरेनियम 235 फिशन रिएक्शन। जब यूरेनियम 235 फिशन रिएक्शन होते हैं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रिलीज होते हैं। तो ये जब रिलीज होते हैं उसके जो अमाउंट है एक्चुअली बहुत बुक इसको 2.5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2.5 ये इमिट होते हैं। बाद बुक इसको 3 से भी लिखते हैं, लेकिन 2.5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ V इज एन ऑपरेटर, अगर V ऑपरेटर है देन V डॉट V मीन्स, तो V डॉट V का मीन क्या होता है। तो इसका मीन होता है ग्रेडियंट नहीं होता है कारण इसका मीन होता है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो यहाँ पर फोर्स पर चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी सिंपल, ये बेसिक से क्वेश्चन था या जो ईपीएससी है उससे ये क्वेश्चन रिलेट इससे ये टेकन किया था। क्वेश्चन नंबर 10, if force is equal to 570 न्यूटन, अगर एक बॉडी पर फोर्स हम अप्लाई करते हैं या सॉरी यहाँ पर इस तरह है कि अगर फोर्स 570 न्यूटन है जबकि ER रिलेटिव परमिटिविटी है ये 5 है, तो आपने फोर्स मालूम करना है मीडियम में। अब ये वेरी सिंपल फार्मूला है, हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं। वेरी सिंपल है, FM इज इक्वल टू FV डिवाइड बाई ER के बराबर होते हैं। आप सिंपल इसको डिवाइड करते हैं तो मीडियम में ये फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, 114 न्यूटन हो जाएगा। Question number 11, if a charged particle is placed under E in magnetic field,
while the accelerator only accelerate while the particle accelerate only, sorry यहाँ पर particle missing है, while the particle accelerate only in circular path, then it's mean that ये क्वेश्चन कहते हैं कि अगर एक पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में फ्लैश्ड है, लेकिन ये पार्टिकल एक्चुअली क्या करते हैं, ये पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं ओनली सर्कुलर पाथ में। तो अब यहाँ पर टू पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले अगर आप इस तरह कर दें कि ई को 0 कर दे, बी को नॉट इक्वल टू 0 कर दे, तो ये पॉसिबल है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप इस तरह करते हैं कि अगर हम इस तरह करते हैं कि ई और बी को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि जो पार्टिकल है उस पर मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करे, तब ये पार्टिकल रोटेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज इज Q1, अगर Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज है जबकि दूसरा का चार्ज जो है Q2 है। अब इन दोनों को अगर हम डबल करते हैं, Q1 और Q2 को हम डबल करते हैं, तो द फोर्स बिटवीन द चार्जेस क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक के साथ V2 है दूसरे के पास V2 कूलम ला है, तो F इज इक्वल टू क्या, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर है, ये 4 टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम डिपेंड अपॉन, यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन थे जिसमें कहा जाता अगर टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम डिपेंड करते हैं मास ऑफ द बॉडी, जैसे कि टाइम पीरियड T इक्वल टू 2π K/m, ये होता है इक्वेशन, ये डिपेंड करते हैं अपन द मास। क्वेश्चन नंबर 14, N1 डिवाइड बाई N2 इज इक्वल टू 100, अगर N1 डिवाइड बाई N2 क्या है, ये 100 के बराबर है, जबकि E1 यहाँ पर गिवन था 50 एंड E2 भी गिवन था, E2 भी गिवन था, तो आप सॉरी यहाँ पर E1 50 है जबकि E2 आपने मालूम करना है। N1 डिवाइड बाई 2 ये टर्न्स रेशो है 100 है, जबकि E1 EMF इन प्राइमरी कॉइल 50 है, जबकि EMF इन सेकेंडरी कॉइल कितनी होगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस तरह अगर यहाँ पर N1 डिवाइड बाई N2 क्या है, ये 100 है, जबकि E1 क्या है, ये 500 है, जबकि E2 हम इसको मालूम करना चाहते हैं। तो आपने इस तरह करना है कि जबकि E2 यहाँ पर E2 आपने मालूम करना है, तो यहाँ पर जो बेसिक इक्वेशन है ट्रांसफार्मर के लिए वो इस तरह की फॉर्म में N1 डिवाइड बाई N2 E1 डिवाइड बाई E2, सिंपल इसको पुट कर दे तो आपका रिजल्ट होगा 5 वोल्ट, वेरी सिंपल। तो 5 वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।